नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईआर को कैसे डील करना है। ठीक है, इसमें आप कैसे अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करें, कैसे रीसेंट डेवलपमेंट्स को आप ट्रैक करें, कैसे अपने माइंड को अपडेट रखें। ठीक है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आए आईआर बेस्ड, इंटरनेशनल रिलेशंस बेस्ड, उनको आप कैसे डील करें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है ये पोर्शन, 100 मार्क्स तक का कैरी करता है। जीएस के पेपर 2 के अंतर्गत आता है, जो कि अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आईएएस का बेसिकली कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। आईएएस इज़ बेसिकली एक सर्विस होती है। यूपीएससी जो एक बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 315 आर्टिकल के अंतर्गत बनी थी, इसका काम यही है कि ग्रुप ए सर्विसेज के लिए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। उसी प्रोविज़न के तहत सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईपीएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, और क्या होता है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज। ठीक है, इस तरीके की कई सारी सर्विसेज, 24 सर्विसेज के आसपास जो हैं। ठीक है, इनमें से जो भी रैंक के हिसाब से अलॉट होती हैं। तो ये जो इंडियन फॉरेन सर्विस है ना, ये इसका भी अपना एक अलग चार्म है। ठीक है, मतलब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आप यूएन में जाके बैठते हैं। ठीक है, और शुरू में तो नहीं यूएन में चले जाते हैं। ठीक है, तो 1990 से पहले एक ट्रेंड था कि लोग आईएएस से ज़्यादा आईएफएस प्रेफर करते थे। डिप्लोमेट, एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर, इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज जो हैं, और इनमें क्या अंतर है ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक श्रीनिवासन जी की किताब है, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी। एक सेइंग है, वो सेइंग ये है कि एक ऑनेस्ट डिप्लोमेट जो है वो एक जेंटलमैन होता है, और ही विल आस्क यू टू गो टू हेल इन सच अ वे दैट यू लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप। मतलब वो अगर जहन्नुम में भी जाने को बोलेगा तो इतनी मधुरता से और इतनी स्टाइल में बोलेगा, तो आप जो है उस तरफ देखने लगेंगे। एक सेइंग उन्होंने और कही थी कि इफ़ अ लेडी से नो, शी मीन्स मे बी, and if she says maybe, she means yes, and if she says yes, she is no lady। तो ऐसे ही इन्होंने डिप्लोमेट के लिए एक बात कही थी कि when a diplomat says yes, it means maybe, and when diplomat says maybe, it means no। ठीक है, and when a diplomat says no, it means he is not a diplomat। तो ये सारी बात हो गई। आगे हम लोग शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। मतलब एक चीज़ और याद आ गई कि मतलब आईएफएस का ना अपना एक अलग चार्म है, और जहाँ लोग कुछ अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग खर्च कर देते हैं उन जगहों पे कुछ दिन बिताने के लिए, वहाँ अगर उसकी पोस्टिंग है तो वो वहाँ से गुजरता है। ठीक है, जैसे आप इम्पीरियल पैलेस हो गया टोक्यो का, और हॉफबर्ग पैलेस हो गया आपका वियना का, वाइट हाउस हो गया, क्रेमलिन हो गया मॉस्को में, ये सारी जगह। मतलब आदमी वहाँ जाने के लिए तरस रहा है, लेकिन एक इंसान वहाँ से अपनी साइकिल से टहलता हुआ गुजर रहा है। ठीक है, खैर, तो सिलेबस पे आते हैं। तो देखिए, सिलेबस में ना करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, प्रीलिम्स में केवल इतना ही आता है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये 2 लाइनें हैं नहीं। तो मतलब करंट अफेयर्स में भी आपको रेगुलर हर चीज़ देखनी पड़ती है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। जीएस पेपर 2 है जो, ठीक है, जो 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसमें ये केवल 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको हम लोग डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अपनी तैयारी अभी भी शुरू की है कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में रिलेशंस में क्या क्या पढ़ना है, बाइलेटरल और रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स क्या होती हैं, एग्रीमेंट्स कैसे इन्वॉल्विंग हैं जो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है, और फिर एक लाइन ये वाली है, इंडियन डायस्पोरा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट आगे क्या है। ठीक है, देखिए, फंडामेंटल्स में कुछ खास नहीं है कि मतलब मेजर वर्ल्ड इवेंट्स तो देखने ही देखने हैं, और हमारा क्या रिस्पांस रहा है उन पे। ठीक है, कौन सी ट्रीटी के हम केवल सिग्नेटरी हैं, मतलब कोई ट्रीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय होती है उसमें हमने केवल साइन किया हुआ है, अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो इवोल्यूशन है, अब ये इवोल्यूशन इसमें देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो जब हम आज़ाद हुए तो पूरे वर्ल्ड में 2 पावर ब्लॉक्स थे। ठीक है, एक यूएस लेड पावर ब्लॉक था और एक यूएसएसआर लेड, यानी रशिया द्वारा लीड किया जा रहा था। एक का था मिलिट्री अलायंस वार्सो पैक्ट। ठीक है, वार्सो पैक्ट, और इनका था नाटो। तो भाई हमने कहा हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी के टाइम पे फिर जो है रशिया के साथ में हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है। फिर उसके बाद अब वर्तमान की स्थिति ये है कि नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट। ठीक है, तो इस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ी फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन जो है वो हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स वाइज थोड़ा सा देख लेंगे, तो वो उसमें वो हो जाता है, आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है,
बायलेटरल रिलेशंस में कौन कौन सी कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं ये देखना होता है। रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे अब साउथ एशिया है, ठीक है, साउथ एशिया क्या है, एक रीजन है, ठीक है, तो सार्क क्या हुआ, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। IMF क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। UN क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो क्या बोलते हैं आपका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, गल्फ कंट्रीज का है, ठीक है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी और न्यूक्लियर पॉलिसी, ये सब हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको। आगे देखते हैं। सी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, इनको आप एकदम सेपरेट नहीं कर सकते, कई बार ये ना बड़े कायदे से इंटरसेक्ट करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, ठीक है, तो वो भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है। और जो डीप स्टेट का फॉर्मेशन है, जो डीप स्टेट का मतलब ये कि जो राज्य का आधिकारिक तौर पे जो पार्ट नहीं है वो भी जो है बड़ा मेजर रोल निभा रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी को भी बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि प्रेसिडेंट्स और PM, ठीक है, और यार जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बेसिकली अगर उनकी कंस्टिट्यूएंसी में कोई एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसके प्रोडक्ट की सेल और एक्सपोर्ट के लिए बड़ा दम लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिस मार्garet थैचर ने जो है वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की सेल में बड़ा दम लगाया पर्सनल लेवल पे। क्यों? क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरर था वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रहता था, ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी बेसिकली, ठीक है। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और IR का जो लिंक है, इंटरसेक्शन है, उसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि भारत में पहली बार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस IR के मुद्दे पर, फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पे पड़ा था, वो इंडो US सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन था, ठीक है। उस मुद्दे पर जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था पार्लियामेंट में। तो मतलब कुल मिला के जो पॉइंट है कि दोनों को इंटर रिलेट भी करना आना चाहिए और जोड़ के भी देखा जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, शुरुआत करने के लिए बायलेटरल रिलेशंस की शुरुआत करने के लिए आप नेबरहुड को पकड़िए पहले, ठीक है। तो जैसे इंडो चाइना को आपको शुरू करना है, ठीक है, तो इसमें आपको मतलब सिर्फ जानना है कि 1962 का वॉर है, तो वॉर की डिटेल में मत जाइए, ठीक है, कौन से फ्रंट पे लड़ाई हुई और क्या था वो उसमें नहीं जाने की ज़रूरत है। उसमें आपको जैसे दलाई लामा का आना हुआ, फिर जो पंचशील का जो हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है, ये सारी चीज़ें जानिए। ये जो रूट्स हैं, पुरानी रूट्स हैं जो वर्तमान के जो स्टेटस है उसको शेप देती हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। ऐसे ही आपको पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान, ठीक है, इसको आपको कवर करना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं, एक A4 शीट में जो है 2 साइड में मोटे मोटे बुलेट पॉइंट्स में आप देख ले अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, और जो बुक में बताऊंगा उसमें से आप कोई भी एक बुक जो है पिक कर लीजिएगा। देखिए, इंडिया और मेजर कंट्रीज के लिए क्या करिए आप कि सी राजा मोहन का जो आर्टिकल आता है इंडियन एक्सप्रेस में, उसको आप लोग मिस मत करिए, उसको आप लोग देखते रहिए। इंडियन एक्सप्रेस में आता है तो वो रिसेंट जो भी कंट्री न्यूज़ में रहती है उसको लेकर के वो पूरा जो है अपनी एनालिसिस लिखते हैं, तो उससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। ये बाकी की लिस्ट रही, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिसेंट हिस्ट्री में जाना है, बहुत ज़्यादा डीप हिस्ट्री में नहीं जाना है। तो इंडो US के लिए भी आप कुछ चीज़ें लिख के रख लीजिए, जैसे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ठीक है, और उसके बाद में जो है कि वो चलें साथ साथ, फॉरवर्ड टुगेदर वी गो, और साझा प्रयास सबका विकास, ठीक है। और वो प्रेसिडेंट ओबामा जब 2014 और 15 में आए थे तब ये सब चीज़ें जो है, तो मतलब कुल मिला के बात ये कि रिसेंटली आपको सारे डेवलपमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। और बाकी यही है। अफ्रीका में एक बात और कि अफ्रीका में जो है वो कुछ कंट्रीज, सारी कंट्रीज नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली उसका स्ट्रक्चर और वोटिंग और किसका कितना शेयर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस पे तो मेरे पास एक PPT बनी पड़ी है, उस पर तो हम लोग नेक्स्ट जो है उसी पे चर्चा कर लेंगे। बाकी यूनिसेफ, WTO और IMF और वर्ल्ड बैंक, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन पे तो डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये WTO तो आपका इकोनॉमिक्स में भी तैयार हो जाएगा, ठीक है, जब इकोनॉमिक्स में आप WTO एंड GATT पढ़ेंगे तो वो सब तैयार हो जाता है इसमें, तो इसको भी डिटेल में देख लीजिएगा। सारी वो सब्सिडीज़ वगैरह भी आती हैं, ठीक है, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये सब। और बाकी वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, यूनेस्को हो गया, आपका FAO, ADB, इन सब में कुछ ज़्यादा नहीं है, इनकी स्ट्रक्चरिंग में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। UN की और वर्ल्ड बैंक की स्ट्रक्चरिंग में डिटेल में चले जाइएगा, WTO की भी और IMF वगैरह, इन सब की वोटिंग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इनमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
देखिए रीजनल ग्रुपिंग क्या होती है, जो रीजन स्पेसिफिक होती है, मैंने बताया था ना कि जैसे साउथ एशिया की है तो मतलब साउथ एशिया की एसोसिएशन सार्क रीजनल ग्रुपिंग में आएगा। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है, तो सिर्फ एक रीजन वर्ल्ड में, जैसे पूरा वर्ल्ड मैप है ना, तो उसमें रीजन होते हैं, एशिया पैसिफिक हो गया, ठीक है, यूरेशियन रीजन हो गया आपका, साउथ एशियन रीजन हो गया, वेस्ट एशियन रीजन हो गया, तो वो रीजन स्पेसिफिक हो जाते हैं। अरब लीग, एपेक, आसियान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ईयू, एससीओ, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में ना इंडिया किसका किसका मेंबर है, किसमें ऑब्जर्वर है, ठीक है, किसका रिसेंट में, जो भी रिसेंट में न्यूज़ में रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बस इतना जान लीजिए आप, ठीक है। जो भी पिछले 1 ईयर में अगर न्यूज़ में रहा है, कोई अगर मेजर अगर उसमें जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है, कोई नया एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वो सब बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। लिस्ट आप एक बार देख लीजिए, लेकिन बाकी की यही है कि जो न्यूज़ में है वो इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर बायलेटरल रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, और उसमें क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उस कंट्री के साथ में हमारे, और उसमें अगर आपने ये फ्रेमवर्क लगा के देखा, ठीक है, और आपको पता भी है चीज़ें और सारी रिकॉल कर ली हैं आपने, तो आपका आंसर जो है बहुत एनालिटिकल और डीप लगेगा, ठीक है। तो टेस्ट एंड सेंडेड, ठीक है, तो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इस एक एक वर्ड का क्या मतलब है, कैसे हमको इसको अप्लाई करना है। तो मान लो किसी भी कंट्री पे क्वेश्चन आया, तो टेस्ट का टी लगाओ सबसे पहले, ठीक है, तो जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक कोलैबोरेशन है उसके साथ में एक लाइन में लिख दो। दूसरे नंबर पे इकोनॉमिकल कोलैबोरेशन, जो भी उसके साथ में वो लिख दो, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सरप्लस है, डेफिसिट है, वो लिख दो। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, वो लिख दो। स्ट्रैटेजिक, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उस कंट्री की क्या है उस जगह पर, ठीक है, और इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या कह रहे हैं, इंडिया का स्टैंड क्या है उन पे, इस तरीके की स्ट्रैटेजिक बात कह दो। टेररिज्म पे स्टैंड क्या है भाई, स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग, बॉर्डर अगर हमारा लग रहा है जैसे बांग्लादेश वगैरह, तो ये सारे इश्यूज आ ही जाते हैं उनके साथ में, ठीक है। अब देखते हैं सेंडेड क्या है। तो टेस्ट लगा दिया, अब इसके बाद लगाइए सेंडेड। सेंडेड में सॉफ्ट पावर एस से, ठीक है, तो मतलब लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर, रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेशन, ये सब चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए। ई एनर्जी, किसी तरीके का कोई हमारा उससे एनर्जी से कुछ लेना देना है उस कंट्री के साथ में, जैसे मिडिल ईस्ट से ऑयल लेते हैं, और न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरीके की, ठीक है। अगर पड़ोसी है तो फिर बॉर्डर एन से नहीं भरा जाएगा। माइग्रेशन इशूज़ हैं, इनक्लेव्स वगैरह हैं, छोटे छोटे इनक्लेव्स बने होते हैं, वाटर शेयरिंग को लेकर कोई इशू होता है। डी डिफेंस, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कोई हुई है तो एक लाइन में वो लिख दो। ई इन्वायरमेंट, कोई अगर कन्वेंशन या रेटिफिकेशन साइन हुआ है, ठीक है, कोई किसी तरीके का कमिटमेंट हुआ है तो वो सब। डायस्पोरा, ठीक है, कितने हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं, इन सब की एक लाइन। बेसिकली 7 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है, तो बेसिकली ये पूरा टेस्ट स्टैंडर्ड आपको जो है फ्रेमवर्क देता है पूरा, ताकि पॉइंट्स मिस ना हो, ठीक है। तो इस पर ज़रा एक दो बार वर्क कर लीजिएगा तो आपको आप बढ़िया हो जाएगा मामला, ठीक है। आई थिंक लेक्चर लंबा हो जाएगा, इससे ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा मामला फिर, है ना। तो नेक्स्ट जो है फिर हम लोग नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे सेशन में। तब तक अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर, ठीक है। सब्सक्राइब, थैंक यू।